हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट 2021 जो जनवरी में हुआ था। उसमें जो मैथ्स का पेपर 2 का मैथ्स था, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके सॉल्यूशंस, डिटेल्ड सॉल्यूशन होंगे इसमें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, अगर आपके पास कोई दूसरे सेट का पेपर हो तो ये क्वेश्चन आपको कहीं और मिले, मतलब किसी और नंबर पर मिले, लेकिन क्वेश्चंस यही होंगे उसमें भी। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है। हमें इसमें बताना है इफ़ 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस 1.101 इंटू 1.1 इक्वल टू 2 माइनस के, वैल्यू ऑफ के बतानी है। ठीक है, हिंदी में भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, यदि ये नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, और के का मान बताना है इसमें हमें। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करना बहुत आसान है। 0.3139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस 1.001 इंटू 1.1 इक्वल टू 2 माइनस के। ठीक, ये दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1.001 और 1.1 का, क्योंकि बोर्ड मास का या डी मास का आपको रूल पता होगा, जिसमें पर मल्टीप्लिकेशन पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। इस रूल को फॉलो करते हुए पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, और बाकी एज इट इज़ रहने देंगे। तो 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 1.1011 आएगा, और इक्वल टू 2 माइनस के हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें यहाँ पे एडिशन करना है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2.994। उसके बाद माइनस हो जाएगा 1.1011 इक्वल टू 2 माइनस के। अब फिर से हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 2.994 माइनस 1.1011 को। ठीक है, अब यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे हम इसका भी, मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे इसका, तो हो जाएगा यहाँ पे 1.8929 इक्वल्स टू 2 माइनस के। ठीक, फिर के बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1.892, जो कि हो जाएगा बराबर किसके, 0.1071 के। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा वो होगा ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ ए इक्वल टू, वैल्यू दी हुई है, अगर ए बराबर 3-3/4 है, बी बराबर 5/6 है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई बिटवीन ए एंड बी, ना निम्न में से कौन सा ए और बी के बीच में स्थित नहीं होगा। तो ये भी हम बहुत आसान है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं। देखिए, नंबर लाइन है, नंबर लाइन में एक होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। ठीक, अब देखिए बोल रहा है -3/4 और 5/6 के बीच में नहीं होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं, अगर ये नंबर लाइन में और बढ़ा दूँ तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो वैल्यू क्या आएगी, 5 6 0.8 है ना, ये आएगा 0.8 आएगा। 0.8 यहाँ कहीं लाई करेगा, और उसके बाद ये है 3/4, तो 3 ऊपर 4 नीचे, 0.0 कर देंगे, 7 28। ठीक, अब यानी कि वैल्यू जो है वो -0.7 और 0.8 के बीच की होनी चाहिए। अब इन दोनों को देखेंगे तो ये हो जाएगा -0.5, जो कि लाई करेगा, ये हो जाएगा -0.4, ये भी लाई करेगा, और ये हो जाएगा
7 और 9 है तो 0 पॉइंट यहाँ 0 लगा देंगे। 9 8 जो 72, 9 7 जो 63। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.7। तो यही वैल्यू हमारी यहाँ पे लाई नहीं करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा -7.9। हाँ सॉरी, ये है आंसर इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 1.7 इंटू 10 to the power 4 and 12.5 into 10 to the power minus 6 is expressed in the standard form as k into 10 to the power n, the value of 2k plus n। अब ये दो वैल्यू हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, ये और ये। ठीक, इनके गुणनफल को हमें इस मानक रूप में पहले लाना है और उसके बाद जो भी k की वैल्यू होगी उसमें और n की वैल्यू होगी उसको इस फॉर्म में रख के इसका आंसर निकालना है। तो बहुत आसान है ये भी, देखिए 1.7 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू प्रोडक्ट करना है, गुणनफल करना है दोनों का, 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब यहाँ पे हम इसको एक साथ लिख लेंगे और उसका 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब इन दोनों में ऑपरेशन हो जाएगा 1.7 इंटू 12.5 इंटू ये हो जाएगा 10 का पावर 4 माइनस 6। देखिए बेस सेम है तो बेस एक हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ माइनस साइन है इसलिए यहाँ माइनस। ये वैसे ये इस तरह होता है, ठीक है, लेकिन टाइम बचाने के लिए तो 1.7 इंटू 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा, और सॉरी 4 माइनस 6, यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1.7 इंटू 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब ऑपरेशन होगा इन दोनों का, मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 21.25 आएगा। एक मिनट में इसको सही कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 21.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब यहाँ पे इसको 2.125 इंटू 10 का पावर 1 इंटू 10 का पावर माइनस 2 करेंगे। फिर से इन दोनों का बेस सेम है तो ऑपरेशन होगा, ठीक, इंटू 10 का पावर 1 माइनस 2, 2 इंटू 2.125 10 का पावर माइनस 1। तो ये इसमें हमारा हो गया k, और देखिए यहाँ पे k है, k इंटू 10 के पावर n के फॉर्म में हमें दिखाना था, तो ये हो गया k, और n की जगह पे है -1, ठीक, और n की जगह पे है -1। ठीक है, अब 2k प्लस n के 2k प्लस n में अगर हम ये वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 2.125 होगा और n की जगह पे -1 होगा। ठीक, तो ये आंसर आएगा 4.250 -1। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा इसको माइनस करने के बाद वो आएगा 3.25। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3.25। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर दिए हुए हैं हमें यहाँ पे, 2 numbers are in the ratio of 3:5। 2 नंबर हैं, ले लेते हैं, a है b है, दोनों जो हैं वो 3 और 5 की रेशियो में है। इफ़ 12 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर 12 दोनों नंबर में ऐड किए गए तो वो रेशियो जो बदल के 5:7 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो इसे हम वैसे लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, 3x प्लस 5y करके, सॉरी 3x और 5y करके, बट ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए रेशियो से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, दोनों के बीच का अंतर 2 है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 12 ऐड किया गया है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो भी यहाँ पे 3x 5x है, 5y है और ये 7y है और 5x है, तो जो भी ये ओरिजिनल नंबर थे उसमें कितने ऐड किए गए हैं, 12 है, मतलब वो नंबर जो पहले था, जो पहले a था वो अब a प्लस 12 हो गया। ठीक, जैसे मान लीजिए पहले a 1 था तो अब ये 1 प्लस 12 हो गया, क्योंकि 12 ऐड हुआ है तो ये 13 हो गया है। ठीक है, तो और रेशियो में हमें कितना दिख रहा है बढ़ा हुआ, 2,
2 बढ़ा हुआ दिख रहा है, देखिए 3 से ये 2 बढ़ के 5 हो गया है, 5 से ये 2 बढ़ के 7 हो गया है, ठीक। तो 2 बढ़ा है रेशियो के फॉर्म में, लेकिन एक्चुअली कितना बढ़ा है, एक्चुअली बढ़ा था 12। तो 12 जो है वो किसकी वैल्यू है, 2 की। तो 12/2 कर देंगे, और हमें बताना क्या है, द सम ऑफ गिवन टू नंबर्स, जो 2 नंबर दिए हुए हैं, दी गई दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो जो हमें दोनों नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि ये है 3 और 5, तो हमें ये दोनों नंबर निकालने हैं। तो जब 12 वैल्यू है 2 की, तो 3 की कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 18। और इसी तरह 12/2 इंटू हमें 5 निकालना है, 5 की कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो 2 6 हो जाएगी 30, ठीक। अब हमें योग बताना है, तो योग के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 48, जो कि ये है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 840, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 है। एक शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 19%। एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, और उसके बाद भी 19% का लाभ कमा लेता है, मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी 19% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस बताना है। तो अब देखिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या है, 840 क्या है, उसका मार्क प्राइस है, 15% डिस्काउंट है। 15% को हम कैसे लिख सकते हैं, 15/100, 5 3 जा 5, यानी कि 3/20 हो गया, ठीक। अब ये 3/20 है, आपको ये पता है डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, तो ये डिस्काउंट है, ये हमारा मार्क प्राइस है, ठीक। हमें ये भी पता है कि जो एसपी होता है, जो जिस मूल्य पे बेचा जाता है, विक्रय मूल्य जो होता है वो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 20 - 3 यानी कि 17, ठीक है। ये हमारा एसपी हो गया। तो अब हमें क्वेश्चन में मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य दिया हुआ है जो है 840, बट रेशियो में कितना है, 20 है, बटा 20 कर देंगे। हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य निकालना है। इन दोनों को काट देंगे, कितने पे कट जाएगा ये, 2 4 जा 2 जा 42 इंटू 17 कर देंगे, हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक। अब 14 इंटू 17 करेंगे, 42 इंटू 17 करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 714, ठीक। 714 हमारा आंसर आएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसे 19% का प्रॉफिट हो रहा है ना, बेचने के बाद भी, मतलब 15% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 19% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि मैं कहता हूँ अगर कोई वस्तु है 100 रुपये की, उस पर मुझे 19 रुपये का प्रॉफिट लेना है, तो मैं उसको कितने में बेचूंगा, 119 में बेचूंगा, ठीक है। तो उसी तरह इस क्वेश्चन को समझते हैं, जैसे 100 की कोई वस्तु थी, उसको 19% का लाभ हुआ, ठीक है। 100 की कोई वस्तु थी, उसको 19% का लाभ हुआ, तो यानी कि उसने उसको बेची कितने में, 119 में। लेकिन जो रियल दाम है वो कितना है, 714 रुपये है। तो 714 जो है वो किसकी वैल्यू है, 119 की, और हमें चाहिए कितनी, 100 की, यानी कि वो वस्तु कितने की है। तो 119 से 714 को काट देंगे, ये हो जाएगा 6 बार में कटेगा, तो 6 इंटू 100 बराबर 600, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। यही उसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस है, 600। अगला सवाल, अब इसमें हमें बताना है, अगर अगर 5x - 7 3 है, 5x - 7 3 है, ओ सॉरी 5x - 7/3 + 2 = 4x - 3/4 + 4x दिया हुआ है। तो हमें 8x + 5 की वैल्यू बतानी है, ये दिया है, ये दिया है, और इसका मान बताना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमें सॉल्व करना होगा, देखिए आसान है ये भी। 5x - 7/3 + 2 = 4x - 3/4 + 4x है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x - 7 + 3 2 से 6/3 हो जाएगा ये, और ये 4x - 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा प्लस 16x/4, ठीक। अब 4 से इसको इधर, 3 से इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 4 इंटू 5x प्लस सॉरी -7 + 6 ब्रैकेट बंद इक्वल्स टू 3 हो जाएगा यहाँ ऊपर,
और 4x माइनस 3 प्लस 16x, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 728 प्लस 6 4 जा 24 इक्वल्स टू 12x माइनस 9 प्लस 48x। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे पूरी तरह से तो ये हो जाएगा 20x, अरे यार सॉरी, ये हो जाएगा इक्वल टू 20x और यहाँ पे हो जाएगा -4, ये इम्प्लाइज दैट है इक्वल टू 12 और 48 हो जाएगा कितना 60x माइनस 9। ठीक, अब इसको 9 माइनस 4 60x माइनस 20x, ये हो जाएगा इधर 5, ये हो जाएगा इधर 40x, 5 8 जा कट जाएगा ये, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/8। ठीक, अब हम अगर 8x प्लस 5 में 8x प्लस 5 में x की जगह पे 1/8 रख दें प्लस 5 कर दें, कट जाएगा 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पी क्यू आर की वैल्यू दी हुई है और उसके बाद हमें पी प्लस क्यू माइनस आर को सॉल्व करके बताना है। तो ये भी सॉल्यूशन बहुत आसान है, बस प्लस माइनस का खेल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। देखिए पी है, पी की वैल्यू में मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। जैसे पी की वैल्यू क्या है 12xy माइनस 10y स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर, उसके बाद प्लस क्यू है तो प्लस का साइन लगा, क्यू की सारी वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस 14x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर प्लस 9xy। ठीक, अब माइनस आर है। ठीक, तो आर की सभी वैल्यू के आगे हम माइनस लगा देंगे। चलिए माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं, 5y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस xy। ठीक, अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। xy है कितना हो जाएगा ये 21xy, y स्क्वायर है कितना हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है कितना हो जाएगा -4x स्क्वायर, फिर हो जाएगा कुछ बच रहा है, देखिए y हो गया। हाँ, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा -5y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ये हो जाएगा माइनस एक्स और y। ठीक, फिर से हम इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे y स्क्वायर और y स्क्वायर, पहले एक्स वाई हो जाएगा ये 20xy, फिर उसके बाद -3y स्क्वायर प्लस ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर में देखेंगे अगर तो -3x स्क्वायर, यही हमारा आंसर है और ये ऑप्शन यहाँ पे हमें दिया हुआ है। देखिए 20xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये आंसर हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू 322, जहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है, देन ये x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो हमें वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो ये भी आसान है। देखिए x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू 322 दिया हुआ है। अब हमें वैल्यू को कुछ चेंज करना है जिससे हम इसे सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए x का पावर 4 प्लस, हम ये जानते हैं कि अगर मैं इसमें 2 और ऐड कर दूं, इसमें मैं +2 कर दूं 324 हो जाएगा, और 324 जो है वो 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब मैं अगर इस तरफ 2 ऐड करूंगा तो मुझे इस तरफ भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 322 + 2। ठीक,
दोनों तरफ ऐड किया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 324। फिर ये हो जाएगा इस x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 18 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू 18। बट अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। सॉल्व करने के लिए हमें x माइनस 1/x का फॉर्म चाहिए, तो इसी में हम आगे देखिए x² प्लस 1/x² -2 करेंगे, फिर 18 -2 करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 16 का हो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो x माइनस 1/x जो होगा वो 16 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 4 होगा क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा 4, ठीक। तो ये हमारा 4 आंसर है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी को ये डाउट रहा हो कि यहाँ पे ये होल स्क्वायर कैसे लगा दिया यहाँ पे, तो देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है -2x लगा के इसमें एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे है x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x²। तो ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पे +2 ही बचेगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 बचेगा। तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे इसको लेके होल स्क्वायर कर लिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15x² माइनस 20x प्लस 8 इक्वल टू ax प्लस b cx प्लस d where a and c are positive integers, then what is the value of 2a plus b minus c minus 2d। ठीक है, यहाँ पे हमें इसका 2a प्लस बी माइनस सी माइनस 2d का मान ज्ञात करना है। तो इसमें 15x² माइनस 26x प्लस 8 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इसको ब्रेक करना है, 15x² माइनस 20x माइनस 6x प्लस 8, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 5x कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 3x और -4 माइनस यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 और 5x माइनस 2, ठीक है। तो ये आएगा हमारा ax, ये आएगा हमारा किसमें ax प्लस बी और cx प्लस डी का फॉर्म है ये, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो a और b, a b c d की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, a बराबर मिलेगा 3, b बराबर होगा -4, c बराबर होगा 5 और d बराबर होगा -2। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे 2a प्लस b माइनस सी माइनस 2d में b की जगह पे -4, c की जगह पे 5 और d की जगह पे -2, तो आ जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1 आंसर आएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉन्ग्रुएंसी बतानी है इसमें हमें कि ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल हैं जिसमें कुछ कंडीशन दी हुई है, साइड्स इक्वल हैं। चलिए बना के देखते हैं। दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल है ए बी सी, फिर ट्रायंगल है डी ई एफ। इसमें क्या बोल रहा है, ए बी इज इक्वल टू ई एफ है, ए बी जो है वो ई एफ के बराबर है।
फिर बी सी जो है वो डी ई के बराबर है, बी सी डी ई के बराबर है, और सी ए एफ डी के बराबर है, सी ए एफ डी के बराबर है। अब इसकी नेमिंग बतानी है, तो देखिए इस साइड ए बी सी है तो यहाँ पे हम ए बी सी रखेंगे, ये ट्रायंगल और ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। अब इसकी नेमिंग करते समय हम हमेशा साइन देखते हैं, सॉरी साइन देखते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे सिंगल साइन है, यहाँ पे डबल साइन है और यहाँ पे ट्रिपल साइन है। तो नेमिंग कैसे इधर की हुई है, ए बी, यानी पहले सिंगल यहाँ से जाना है हमें। चलिए इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। देखिए ये ए बी है, ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम डी ई जाएंगे, सॉरी ई एफ जाएंगे, क्योंकि ई एफ जो है वो सिंगल है। उसके बाद देखिए पहले ए बी आ रहा है, तो यहाँ पे ई एफ है, उसके बाद बी सी है, तो बी सी है, ये है, यानी पहले 1 से 2 की तरफ जा रहा है। यहाँ पे क्या है, डी ई है, तो इसमें जो जाने का डायरेक्शन वो है यहाँ से फिर ऐसे, ठीक, 1 से 2 की तरफ जा रहा है, यहाँ पे 1 से 2 की तरफ जाना है हमें, तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ई और डी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ से, सॉरी यहाँ से ये पूरा ट्रायंगल है, ये पहले ए बी जाएगा, फिर बी सी जाएगा, यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3 जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी पहले 1 फिर 2 फिर 3। तो ये ट्रायंगल जो है उसकी नेमिंग यहाँ शुरू होगी 1 से 2 की तरफ जाते हुए, जैसे यहाँ पे 1 से 2 की तरफ जा रहा था, यहाँ पे 1 से 2 की तरफ फिर 3 की तरफ, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल एफ ई डी, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी दी साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। देखिए इसमें हमें सिंपल पाइथागोरस लगाना होता है। पाइथागोरस आप सबको पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, तो इसमें जो एच स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमें ढूंढना है कि इसमें कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है जो परफेक्टली एक दूसरे के साथ मैच करेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा डी होगा। इसमें आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सॉल्व करके अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें आपको 97 का स्क्वायर करना होगा, 97 का स्क्वायर इक्वल टू 65 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर, ठीक है। अब 97 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा 9409, और 65 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आंसर आएगा 4225 प्लस 72 का स्क्वायर अगर आप करेंगे, 72 का स्क्वायर करने के बाद आपका आंसर आएगा 5184। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे 5184 को और 4225 को, तो ये आपका आ जाएगा 9409। तो जो इसमें इधर भी 9409 और इधर भी 9409 दोनों बराबर है, दैट मीन्स आपका आंसर यही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है द नंबर ऑफ एजेस इन पॉलीहेड्रॉन विच हैज़ 7 फेसेस एंड 10 वर्टिसेस, ठीक है। इसमें बताना है कि किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, तो बहुफलक के किनारों की संख्या क्या है। अब देखिए इसमें जो फेसेस हैं यानी एफ जो है वो 7 है और वर्टिसेस जो है वो 10 है, तो यूलर्स फार्मूला लगता है एक, ठीक है, यूलर्स फार्मूला लगता है जो होता है एफ प्लस वी, यानी फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इक्वल टू 2 होता है। इसी फॉर्मूले में हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है और हमें एजेस की वैल्यू मिल जाएगी। तो एफ की वैल्यू है 7, वर्टिसेस की वैल्यू है 10, माइनस एजेस की वैल्यू हमें निकालनी है, इक्वल टू 2 कर देंगे, ई को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा ई, प्लस में 2 इधर आ जाएगा तो ये होगा -2 10 और ये +7। अब ये 10 और 7 हो गया 17, -2 ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा 15। चलिए देखते हैं अगला सवाल।
इन अ ट्रायंगल ABC, side AB is produced to E, side C is produced to D, और एंगल BAD दिया 125 डिग्री, EBC दिया 100 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या सही है। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है A और B और ये है C। अब इसमें बोल रहा है कि AB इज प्रोड्यूस्ड टू E, AB को हमने E तक बढ़ा दिया, ठीक है, ये हो गया कोई E हो गया, और CA जो है वो D तक बढ़ गया। CA जो है वो, हाँ ड्राइंग थोड़ी ख़राब है मेरी यार, मैच नहीं हो पा रहा, 1 मिनट इतना ही मैच हुआ, सॉरी। ये हो गया डी तक बढ़ा दिया गया। अगर एंगल बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल 125 डिग्री है, और उसके बाद कौन सा एंगल बोल रहा है, ई बी सी देखिए ये है ई बी सी, ये वाला एंगल है, ये कितना है 100 डिग्री है। तो इसमें से क्या सही है। तो देखिए हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर ये 125 डिग्री है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ठीक। ये अगर 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो ये हो जाएगा 80। और अगर आप 180 में से 125 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 55, और ये हम निकाल लेंगे। तो 80 प्लस 55 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हमें पता है। तो जो हमारा ये एंगल सी आएगा यहाँ पे वो आएगा 45 डिग्री। तो चलिए मैं एक आपको क्लियर इमेज बना के दिखाता हूँ कि ट्रायंगल्स में अंदर एंगल कौन कौन से हैं। देखिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, यहाँ पे है 80 डिग्री, यहाँ पे है 55 डिग्री, और यहाँ पे है 45 डिग्री, ठीक। अब ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस नहीं, क्योंकि इसमें दोनों साइड बराबर होते हैं, दो एंगल बराबर होते नहीं हैं। ए बी इज़ ग्रेटर देन बी सी, ए बी इज़ ग्रेटर देन बी सी, ये भी नहीं हो रहा है, तो इसमें ये तीसरा वाला सही होगा। एंगल ए बी सी और ए सी बी का जो डिफरेंस है, यानी कि 80 डिग्री माइनस 45 डिग्री, वो बराबर आएगा किसके, 35 डिग्री के। एंगल ए बी सी माइनस एंगल ए सी बी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। चलिए लास्ट को, सॉरी अगला क्वेश्चन, ट्रेपीजियम है पी क्यू आर एस। अब ट्रेपीजियम है पी क्यू आर एस, और उसमें बताना क्या है आपको, पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के। तो ये हो गया और ये हो गया फिगर यार, हाँ ये हो गया पी क्यू और ये हो गया एस आर, तो ये हो गया पी क्यू एस आर, ठीक है। अब पी क्यू और एस आर की जो रेशियो है, एस आर रेशियो पी क्यू जो दी हुई है वो है 2:3। और ये हो गया, if the area of the trapezium is 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू और एस आर के बीच की जो दूरी है वो 12 है, ठीक, 12 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ एस आर बताना है, यानी कि हमें ये लंबी वाली, मैंने रेशियो उल्टा लिखा है क्या, पी क्यू यस उल्टा है, ये होगा 3:2। पी क्यू जो है वो 3 है ना, सही लिखा हुआ था, सॉरी। तो उस हिसाब से ये नेमिंग उल्टा ही है, क्योंकि मैं सही कर दे रहा हूँ इसे। पी क्यू क्योंकि लंबी साइड है, पी क्यू एस आर, ठीक है, अब सही हो गया। अब देखिए ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ अपोजिट साइड, यानी पी क्यू प्लस एस आर इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी 12, और एरिया दिया हुआ है 480। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 12, 4 जाए यहाँ हो जाएगा 40, ठीक है। 1/2 पी क्यू प्लस एस आर इक्वल टू हो जाएगा 40। अब पी क्यू प्लस एस आर जो आएगा वो आएगा कितना, 42, जो ये 2 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80। अब हमें पता है ये रेशियो दिया हुआ है 2:3, दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए पी क्यू प्लस एस आर की जो वैल्यू है, रियल वैल्यू है वो 80 है, बट रेशियो के फॉर्म में अगर हम इसको जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी कि 80 जो है वो 5 के बराबर है। तो उसी तरह मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है, 16, 5 से 80 होता है 32, हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसका मेजरमेंट हमें दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये भी आसान है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है,
88 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है। अब इसको फोल्ड किया गया विदाउट ओवरलैपिंग, यानी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं किया, मतलब एक दूसरे के पेपर जो है वो एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, इस कोने से उस कोने तक, बस कहीं भी कम ज़्यादा नहीं है। तो ओवरलैप करके एक सिलेंडर बनाया गया जिसमें जो सिलेंडर की जो हाइट है वो वाई 10। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इन लीटर्स। तो हमें सिलेंडर की कैपेसिटी बतानी है लीटर में। अब ठीक है, अब देखिए जैसे अगर मैं इसको फोल्ड करूं, चाहे इस तरफ करूं, तो देखिए ये जो एज है ये घूम के ऐसा हो जाएगा, ठीक, और लंबाई तो सेम रहेगी। तो हम जानते हैं ये सर्कल है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, बराबर कितना दिया हुआ है 88, क्योंकि यही वाली लंबाई जो इसकी 88 थी यही रोल होके सिलेंडर का नीचे का गोल वाला हिस्सा जो होता है, सर्कल जो बनता है, वो फॉर्म हो गया है। तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 2 × 22/7 इंटू यहाँ से हमको रेडियस मिल जाएगा, ठीक। ये इसको काट देंगे 4 से, फिर 2 से, तो ये R बराबर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसमें हमें बताना क्या, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इन लीटर्स। तो कैपेसिटी बताने के लिए हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम होगा इसका πr²h। अब 22/7, R आपको पता है 14 है, 2 बार 14 लिख देंगे, इंटू h है 10, तो 7 दूनी 14। इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 22×2 = 44, और 44 और 14 इंटू 10 ये बाकी है यहाँ, सॉरी ये तो कट गया है, ये बाकी है। तो 44 इंटू 140 हो जाएगा, जो बराबर होगा 6160 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो बराबर होता है 1000, सॉरी 1000, अरे यार देखिए मैं इसको थोड़ा क्लीन करके लिख देता हूँ। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के, ठीक है। तो 6160 को बाई हम 1000 से कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6.160 लीटर। और यही हमारा आंसर है 6.16। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 2197 वॉल्यूम का क्यूब दिया हुआ है। और वॉल्यूम का क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा, एक क्यूब होता है, तो यानी ए क्यूब बराबर आपको दिया हुआ है 2197, तो ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट नहीं क्यूब रूट 2197। अब 2197 किसका क्यूब है, 2197 क्यूब है आपका 13 का, ठीक। अब हमें बताना क्या, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a², 4a² यानी 4 × 13 × 13, तो इसका आंसर आएगा वो आएगा 676। ये है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है मीन मीडियन मोड बताना है। पहले इसमें हम सीरीज़ को अरेंज करेंगे सही से, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको अरेंज करेंगे, 2 कितनी बार आया है, 2 आया एक बार, फिर आया है 3 2 बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है, 5 आया है एक बार, 6 आया है एक बार, फिर उसके बाद 8 आया एक बार, 9 आया है 2 बार, फिर आया है 10 एक बार, 11 आया एक बार, 15 आया एक बार, 19 आया एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 सॉरी 2 3 2 बार, सॉरी 3 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है 15 ऊपर ही है, 15 यहाँ भी है। अब देखते हैं इसमें हमें क्या बताना है। सबसे पहले तो हमें बताना है रेंज, ठीक है। तो रेंज आप जानते हैं जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है उससे सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस कर दें, 17 आ गया रेंज। उसके बाद हमें बताना है मोड। मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, सबसे ज़्यादा बार क्या आया हुआ है 4, 4 हो जाएगा। फिर हमें बताना है मीडियन, मीडियन बताना है। तो मीडियन होता है सबसे बीच वाला, 15 है तो 7 इधर और 7 इधर और 7 इधर देख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 यहाँ से और ये 7 यहाँ से, तो बीच में आएगा हमारा 6, तो 6 हो जाएगा। अब बताना है हमें मीन। तो मीन होता है रेंज प्लस मोड प्लस मीडियन बाई जितने नंबर हैं, तो 17 + 4 + 6 बाई
3, ये हो जाएगा 27/3, तो इक्वल टू 9 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल जो है वो पेडागोजी पार्ट से है। तो इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स इन मिडिल स्कूल। माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। एल्गोरिदम शुड बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट। द प्रोसेस शुड बी विजुअली रिप्रेजेंटेड। प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन शुड बी एम्फसाइज्ड। महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं का बार बार योग है। मल्टीप्लिकेशन आर इनवर्स ऑफ डिवीजन शुड बी एम्फसाइज्ड। महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम है। तो जो इसका आंसर होगा वो हमारा 2 होगा, विजुअली रिप्रेजेंटेड। देखिए इसमें आंसर विजुअली रिप्रेजेंटेड होगा कैसे, क्योंकि अगर बच्चों को ये चीज़ दिखाई जाएगी, मतलब अगर ये प्रोसेस उन्हें दिखाकर समझाया जाएगा तो उनको बेटर तरीके से समझ में आएगा, ना कि जो पहला तीसरा और चौथा दिया हुआ है इससे उन्हें इसके कंपैरिजन में, इसके मुकाबले में इस प्रोसेस से उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इसलिए ये उसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। टू इंकरेज सिस्टमैटिक रीजनिंग ऑन स्टूडेंट, टू डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड to argue the truth and falsity of statement, to make students proficient in handling numbers and number operation, to develop students generalization abilities। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी। सी क्यों होगा, क्योंकि पहले मैं बता देता हूँ। देखिए इंग्लिश में ये, हिंदी में विद्यार्थियों को संख्या और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना है। अब देखिए मैथमेटिक्स में अगर उन्हें नैरो एम ऑफ, अच्छा संकीर्ण ना, टू मेक स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग नंबर्स एंड नंबर। देखिए इससे जो सी ऑप्शन है इसमें स्टूडेंट्स जो है वो एक ही तरह की चीज़ों पर उनका फोकस रहेगा, यानी कि सिर्फ नंबर से ही नंबर का ऑपरेशन से रिलेटेड, नंबर के ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ों में ही वो निपुण हो पाएंगे, है ना, और बाकी चीज़ें उनकी छूट जाएंगी। इसलिए उन्हें बाकी चीज़ों में भी गुणवान होना है, जो मैथ से रिलेटेड है। इसलिए इसका आंसर सी होगा, जो मतलब सबसे कम सही है, और जो सबसे कम सही है वही सही है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। मतलब मैथ पढ़ाने की सबसे सही रणनीति क्या होनी चाहिए टीचर की। तो इसमें है, पहला है गेस एंड वेरीफाई अप्रोच शुड बी स्ट्रिक्टली डिस्करेज्ड। मतलब गेस करना, अनुमान लगाना, सत्यापन अभिगम को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। द लिस्ट ऑफ फार्मूला रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द गिवन सेट ऑफ प्रॉब्लम शुड बी प्रोवाइडेड इन द बिगिनिंग। प्रारंभ में दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। टीचर शुड बिगिन बाय एक्सप्लेनिंग द स्टेप रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। अध्यापिका को शुरू में ही समस्या के हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या कर देनी चाहिए, जो कि गलत है। स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू व्यू ए प्रॉब्लम फ्रॉम मेनी पर्सपेक्टिव। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न को बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें। तो सबसे इसका सटीक आंसर जो होगा उसमें वो लास्ट वाला होगा, डी। क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, वो अपना दिमाग लगाएगा कि अगर उसके पास अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम उसका सॉल्यूशन बहुत तरीक़ों से देखते हैं। अगर हमें नहीं समझ में आता तो हम किसी और से सलाह लेते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम का, एक समस्या का कई तरीके से समाधान हो सकता है। तो इस नज़रिए से स्टूडेंट को ही मैथ सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इसमें से हमें गलत स्टेटमेंट बताना है, गलत क्या है। ठीक है, पहला क्या है, हाइपोथेसिस हैव अ रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। हाइपोथेसिस का रोल है मैथमेटिकल नॉलेज को बनाने में। फिर द नोशन ऑफ द आर्गुमेंट इज सेंट्रल टू मैथमेटिक्स। गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं। और उसके बाद मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स प्रिसाइज यूज ऑफ लैंग्वेज। कंजंक्चर्स डू नॉट हैव यूटिलिटी इन कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता। तो इसका जो मतलब इसमें जो सही है, जो गलत है वही सही है। तो 51 का 4। अब 52 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल स्ट्रेटजी फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग इन मैथमेटिक्स। विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है। तो सेम टास्क वुड बी गिवन टू ऑल
स्टूडेंट्स फॉर पैरिटी, स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आंसर शुड बी इग्नोर्ड, गलत है। स्टूडेंट्स जस्टिफिकेशन ऑफ देयर रिस्पॉन्स शुड बी इम्पोर्टेंट बेसिस असेसमेंट, तो मुझे यही सही लग रहा है। चलिए लास्ट देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल वोकेबुलरी शुड नॉट बी अ बेसिस, तो इसमें जो आंसर सही होगा वो 52 का जो सही आंसर है वो है 3, थर्ड वाला। अब देखते हैं 54 में क्या है, फॉर गिवन फिगर टू बी ट्रायंगल, ट्रायंगल के अगर एक आकृति के त्रिभुज होने के लिए क्या शर्त है, तीन रेखाखंडों में सम्मिलित हों। पहला क्या है, आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं है। अच्छा, इट इज़ अ यूनियन ऑफ 3 सेगमेंट, कंडीशन है। तो जो इसका आंसर होगा वो बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, बट मुझे लगता है आंसर की में जो आंसर दिया हुआ है वो फर्स्ट दिया हुआ है, ये वाला। अब ये थोड़ा एक डिस्कशन का इशू है कि इसमें सही कौन सा होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। बाकी जो ऑफिशियल आंसर की है शायद उसमें फर्स्ट वाला दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। 54 का देखते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए इफ एन इज इवन देन एन स्क्वायर इज इवन, अगर एन इवन है तो एन स्क्वायर भी इवन होगा। इफ एन स्क्वायर इज नॉट इवन, एन इज नॉट इवन। इफ एन स्क्वायर इज इवन देन एन इज इवन, इफ एन इज नॉट इवन देन एन स्क्वायर इज नॉट इवन। तो सी इज कन्वर्स ऑफ ए, डी इज कन्वर्स ऑफ ए, बी इज कन्वर्स ऑफ ए, सी। तो देखिए इसमें जो स्टेटमेंट ए है और सी है वो एक दूसरे के अपोजिट हो रही हैं, कन्वर्स हो रही हैं एक दूसरे के। देखिए एन इज इवन देन एन स्क्वायर इज इवन, एन स्क्वायर इज इवन देन एन इज इवन, है ना। तो इसके हिसाब से फर्स्ट वाला आंसर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन मैथमेटिक्स कैन नॉट बी यूज फॉर विजुअली चैलेंज, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका गणित शिक्षा के साधनों के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो जिसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है वो है हमारा ए, जियोजेब्रा। जियोजेब्रा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये है आंसर, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए ये। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है। मैथ कंसिस्ट ऑफ ऑल द थ्योरम्स प्रूव्ड इन द मैथमेटिकल बुक्स, ए पर्सन गुड इन मैथमेटिकल कंप्यूटेशन इज ऑल्सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड वाइस वर्सा, जो कि बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। और उसके बाद इंट्यूशन हैज़ नो रोल इन जनरेटिंग मैथमेटिकल नॉलेज, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैन बी कंडीशनल। तो देखिए जो इसमें सही है मुझे मेरे अकॉर्डिंग वो मुझे फर्स्ट वाला लग रहा है, मैथमेटिक्स जो है कंसिस्ट ऑफ ऑल द थ्योरम्स प्रूव्ड इन मैथमेटिक्स, सॉरी ए नहीं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैन भी कंडीशनल हो सकती है। तो ये जो आंसर है डी, 56 का डी, क्योंकि इसमें तो सिर्फ बुक की बात की गई है कि मीन्स मैथमेटिक्स में सिर्फ थ्योरम है जो प्रूव्ड हैं, तो ऐसा नहीं है, थ्योरम के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन ऑफ डिसलेक्सिया इन मैथमेटिक्स लर्निंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो इसमें भी देखते हैं, डिसलेक्सिया हैज़ एन इम्पैक्ट इन पर्सन्स कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्बल स्पेशियल एस्पेक्ट ऑफ द नंबर विजुअल पैटर्न। दूसरा विजुअल पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स हेल्प इन ओवरकमिंग डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस बाय डिसलेक्सिक चिल्ड्रन, डिसलेक्सिक चिल्ड्रन में हैव डिफिकल्टी इन राइटिंग डाउन देयर आइडियाज इन सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड मैनर, डिसलेक्सिया इम्पैक्ट्स ओनली लैंग्वेज लर्निंग नॉट मैथमेटिक्स लर्निंग। तो सबसे जो सटीक आंसर है इसका वो मुझे डी लग रहा है, क्योंकि देखिए डिसलेक्सिया में उससे जो बच्चा होता है उसे लैंग्वेज से सिर्फ प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज लर्निंग की प्रॉब्लम होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी बच्चे की अगर लैंग्वेज लर्निंग की क्षमता उसकी कम है, यानी उसकी कैपेसिटी किसी लैंग्वेज को लर्न करने की कम है, तो मैथमेटिक्स में भी वो कमज़ोर होगा, इसलिए ये सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट नहीं 29th क्वेश्चन है, सॉरी 28th क्वेश्चन है। अब मुझे यहाँ बताना है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स of the largest 6-digit number, the numbers of distinct prime factors of the largest 6-digit number। तो सबसे पहले largest 6-digit number क्या है, 1 2 3 4 6, ये होता है, ये लार्जेस्ट है। अब हमें इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, या इसके फैक्टराइजेशन अगर इसका हम करेंगे तो कैसे होगा, देखिए 9 1 2 3 4 5 6, 3 से करेंगे 3 3 3 3 3 3 हो गया, फिर से 3 से करेंगे 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, 3 और 3 6, फिर से ये 3 से कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 37 0 3 7, फिर से कटेगा ये किससे 7 से कटेगा, हो जाएगा 5291, फिर से कटेगा 13 से
तो हो जाएगा 481, फिर से कटेगा 37 से। एक मिनट, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। हाँ यहाँ पे है, चलिए इसे सही करते हैं फिर से। अरे यार, एक मिनट। फिर से करते हैं उसे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये करेंगे 3 से, तो ये 1 2 3 4 5 6, फिर ये कटेगा फिर से 3 से, तो 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा। फिर ये 11 से जाएगा, सॉरी ये फिर से 3 से जाएगा, तो आ जाएगा 3 7 0 3 7। फिर ये 7 से कटेगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे 5 2 9 1। फिर ये कटेगा 11 से, तब आ जाएगा यहाँ पे 4 8 1। फिर ये कटेगा 13 से, तब यहाँ पे आ जाएगा 37 और ये 1। तो देखिए यहाँ पे इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो आ रहा है 3 7 11 13 37। तो 1 2 3 4 5, कुछ मिस हो रहा है क्या? इसका आंसर जो आएगा वो 5 आएगा, 5। एक्चुअली ये मैंने पहले सॉल्व कर रखा था, इसलिए मुझसे ये मिस्टेक हो गया। हाँ तो इसका आंसर 5 ही आएगा, कंफर्म है। चलिए लास्ट, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट ये। इफ द डिजिट 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर है कोई 179x091y। देखिए 179x091y, ठीक है। अब ये डिविजिबल है किससे? 88 से। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई? एक्स माइनस वाई की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किससे डिविजिबल है, 11 और 8 से। तो इसका मतलब है ये जो नंबर होगा वो 11 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी। तो एक रूल हमें पता है, 8 से किसी नंबर को डिवाइड करने के लिए उसके लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं, अगर वो 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, 9 1 दिया हुआ है, लास्ट डिजिट खाली है, तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूँ तो 8 1 जा 8, 3 इधर चला जाता है तो ये हो जाएगा 31। अब 8 4 जा 8 3 जा सॉरी 8 1 जा 8, तो यहाँ 1 जा रहा है यार, सॉरी। तो ये 11 हो जाएगा, तो फिर से 8 1 जा 8, फिर यहाँ पे 3 है, ठीक। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ऐसा क्या आ जाए इस नंबर पे कि ये डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे अगर 2 होगा तो ये पूरा मिला के 32 बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू है वो 2 है। अब 11 का रूल होता है कि जो भी नंबर्स दिए होते हैं, सपोज 6 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो इनका जो अल्टरनेट डिजिट है ना, इनका सम, ये और जो अल्टरनेट जैसे ये हैं, एक बार मैं इन तीनों को सम करूं और एक बार इन दोनों को सम करूं, दोनों को माइनस करूं, तो उसका जो जो भी वैल्यू है या तो वो डिविजिबल हो 11 से या तो आंसर 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार किसको किसको, ये नंबर हो जाएगा 1979x0912। अब एक बार इसे, एक बार इसे, एक बार इसे, एक बार इसे, और अल्टरनेट में फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है और ये है। तो इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ अगर, तो क्या आएगा, 9 और 1 आ जाएगा 10, 10 और 1 आ जाएगा 11, माइनस 7 7 और 2 9 और 9 9 18, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू बाकी है, मतलब इसमें ऐसा क्या जोड़ दूँ कि दोनों का जो डिफरेंस आए वो 11 आ जाए। तो देखिए 19 में से 11 माइनस करेंगे तो भी 11 से डिविजिबल वाला कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 4 कर दूँ, जैसे अगर यहाँ पे 11 माइनस 22 हो जाए तो 11 आ जाएगा, और 11 जो है वो 11 से डिविजिबल भी है। तो x की वैल्यू जो है वो 4 आएगी, y की वैल्यू जो है वो 2 आएगी, और x माइनस वाई हमें बताना है।
तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन पेपर का। ये पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। हमें बताना है छोटा बड़ा कौन सा है, यानी कि जो नीचे ऑप्शन है वो देख के बताना है सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, ये बहुत आसान है। इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको जिससे आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। देखिए 11/13 दिया है, 13/14 दिया हुआ है और 15/17 दिया हुआ है। ठीक, सबसे पहला रूल होता है दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए आप। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। ठीक है, डिफरेंस निकालने के बाद जो डिफरेंस आया है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11/2 करेंगे तो आ जाएगा 5.5, फिर आ जाएगा ये 13 और ये आ जाएगा 7.5। तो जो इसमें सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, ये किसकी वैल्यू है 13/14 की। उसके बाद ये वैल्यू आई है 15/17 की और उसके बाद ये वैल्यू आई है 11/13 की। तो सबसे बड़ा क्या हो गया 13/14, उससे छोटा है 15/17 और उससे भी छोटा है 11/13। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये कहीं दिख रहा है आपको, हाँ ये रहा, थर्ड वाला आंसर है। ठीक है, तो गाइज ये है सीटेट जनवरी 2021 का मैथ्स पेपर 2 का डिटेल सॉल्यूशन। अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी सॉल्यूशन में तो आप प्लीज़ कमेंट करके क्वेश्चन नंबर बताएं, और जो भी आपका डाउट होगा मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।